मोदी जी, अरे आपने कभी कोई करोड़पति को देखा है भाई? अरे हम लोगों का भी करोड़पति देखने का बहुत ही इच्छा है भाई। अरे क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति, देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया है भाई। और हम लोग भी करोड़पति बनना चाहते हैं भाई, लेकिन इससे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि करोड़पति कैसे होते हैं भाई। तो मोदी जी, अरे हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए भाई। अरे जोगी जी, अरे ये तो सीधी सी बात है भाई। अरे हम यहाँ बैठे बैठे कौन बनेगा करोड़पति का जवाब सवाल का प्रैक्टिस करते हैं भाई, और जब जवाब सवाल खूब जम जाएगा तब हम कौन बनेगा करोड़पति में जाएंगे और करोड़पति बन ही जाएंगे भाई। अरे क्यों मोदी जी, लेकिन इससे पहले आप हमको बता दीजिए कि आपने कभी कोई करोड़पति को देखा है? अगर देखा है तो करोड़पति कैसे होते हैं भाई? अरे राहुल, अरे जोगी जी, अरे करोड़पतियों से मेरा क्या वास्ता भाई? अरे भाई, अरे मैं तो फकीर आदमी हूँ भाई, लेकिन मैं ये जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ भाई, उसका लेखक है मैक्सिम गोर्की, जिनको की साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। अरे हाँ, वो एक करोड़पति से मिले थे भाई। तो उनकी कहानी और मेरी जुबानी तो सुनो। आप मेरी आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं कि जब एक करोड़पति से मिलने पर मैंने उसे एक निहायत साधारण आदमी पाया। गहरी आराम कुर्सी पर मेरे सामने एक बूढ़ा सिकुड़ा सा शख्स बैठा हुआ था, जिसके झुर्रीदार भूरे हाथ शांतिपूर्वक उसकी तोंदे पर घेरे हुए थे। उसके थुल-थुल गालों पर करीन से हजामत बनाई गई थी और उसका ढुलका हुआ निचला होठ बढ़िया बनी हुई उसकी बत्तीसी दिखला रहा था, जिसमें कुछ के दांत सोने के थे। उसका रक्तहीन और पतला ऊपरी होठ उसके दांतों से चिपका हुआ था, और जब वह बोलता था उस ऊपरी होठों में जरा भी गति नहीं होती थी। उसकी बेरंग आंखों के ऊपरी भौहें बिल्कुल नहीं थी, और सूरज में तपे हुए उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। देखकर महसूस होता था कि उसके चेहरे पर थोड़ी और त्वचा होती तो शायद बेहतर होता था। लाली लिए हुए वह गतिहीन और मुलायम चेहरा किसी नवजात शिशु के जैसा लगता था। यह तय कर पाना मुश्किल था कि यह प्राणी दुनिया में अभी अभी आया है या यहाँ से जाने की तैयारी में है। उसके बदन पर सोना घड़ी, अंगूठी और दांतों तक सीमित था। कुछ मिलाकर शायद वह आधे पाउंड से कम था। आमतौर पर वह यूरोप के किसी कुलीन घर के पुराने नौकर जैसा नजर आ रहा था। जिस कमरे में वह मुझसे मिला उसमें सुविधा या सुंदरता के लिहाज से कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। फर्नीचर विशालकाय था, पर बस उतना ही था। ये फर्नीचर को देखकर लगता था कि कभी कभी हाथी उसके घर तशरीफ लाया करते थे। क्या आप ही करोड़पति हैं? अपनी आंखों पर अविश्वास करते हुए मैंने पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने उसकी बात पर विश्वास करने का नाटक किया और फैसला किया कि उसकी गप्पे का उसी वक्त इंतजाम ले लूं। आप
नाश्ते में कितना गोश्त खा सकते हैं? मैंने पूछा। मैं गोश्त नहीं खाता, उसने घोषणा की। बस संतरे की एक फांक, एक अंडा और चाय का छोटा प्याला। चलिए ठीक है, मैंने संशयपूर्वक बोलना शुरू किया। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? दिन में 2 बार, उसने ठंडे स्वर में कहा। नाश्ता और रात का खाना मेरे लिए पर्याप्त होते हैं। रात को खाने में मैं थोड़ा सूप, थोड़ा चिकन और कुछ मीठा लेता हूँ। कोई फल, 1 कप कॉफी और एक सिगार। मेरा आश्चर्य कद्दू की तरफ बढ़ रहा था। उसने मुझे संतों की निगाहों से देखा। मैंने सांस लेने को ठहरा और पूछना शुरू किया, लेकिन अगर ये सच है तो आप अपने पैसे का क्या करते हैं? उसने जवाब दिया, मैं उसका इस्तेमाल और पैसा बनाने में करता हूँ। किस लिए? ताकि मैं और अधिक पैसा बना सकूं। लेकिन किस लिए? मैंने हठपूर्वक पूछा। आगे की तरफ झुका और अपनी कहानियां को कुर्सी के हस्ते पर टिकाते हुए तनिक उत्सुकता से पूछा, क्या आप पागल हैं? क्या आप पागल हैं? मैंने पलटकर जवाब दिया। बूढ़े ने अपना सिर झुकाया और सोने की दांतों के बीच से धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो। मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी तुम्हारे जैसा आदमी से मिला हूँ। क्या तो पैसा बनाना आपका काम है? यानी आप नकली नोट का धंधा करते हैं? मैंने खुश होकर बोला, मानो मैं रहस्य पर से पर्दा उठाने वाला हूँ। अरे ऐसा नहीं है भाई। अरे मैं रेलवे का मालिक हूँ। किसान माल पैदा करते हैं, मैं उसका माल बाजार में पहुंचाता हूँ। आपको बस इस बात का हिसाब लगाना होता है कि आप किसान के वास्ते बस इतना पैसा छोड़े कि वह भूख से न मर जाए और आपके लिए काम करता रहे। बाकी का पैसा मैं किराए के तौर पर अपनी ही जेब में डाल लेता हूँ। बस इतनी सी बात है। और क्या किसान उससे संतुष्ट रहते हैं? मेरे ख्याल से सारे नहीं रहते। बाल सुलभ साधारणता के साथ वह बोला, लेकिन वो कहते हैं ना, लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे पागल लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो बस शिकायतें करते रहते हैं। तो क्या सरकार आपसे कुछ नहीं कहती? आत्मविश्वास की कमी के बावजूद मैंने पूछा। अरे सरकार से हम लोगों का समझौता है भाई, यानी कि साठगांठ है भाई। और धर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने बताया कि लोगों के लिए धर्म बहुत ही जरूरी है। अरे सच बताऊं तो मैं खुद इतवार को चर्च में भाषण दिया करता हूँ। अरे बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ भाई। अरे भाई, अरे गरीबों के लिए धर्म बहुत जरूरी है भाई। अरे और मैं कहता रहता हूँ कि इस धरती पर सारी चीजें शैतान की है। और ए इंसान, अगर तू अपनी आत्मा को बचाना चाहता है तो यहाँ धरती पर किसी भी चीज को छूने तक की इच्छा मत कर। जीवन के सारे आनंद तुझे मौत के बाद मिलेंगे। स्वर्ग की हर चीज तेरी है। जब लोग उस पर विश्वास करते हैं तो उन्हें संभालना आसान हो जाता है। हाँ, धर्म एक चिकनाई की तरह होता है और जीवन की मशीन को हम चिकना बनाते रहे तो सारे पुर्जे ठीक ठाक काम करते रहते हैं और मशीन चलाने वालों के लिए आसानी होती है। शायद आप विज्ञान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने शांति से
सवाल किया। विज्ञान। उसने अपनी एक उंगली छत की तरफ उठाई। फिर उसने अपनी घड़ी बाहर निकाली, समय देखा और उसकी चेन को अपनी उंगली पर लपटते हुए उसे हवा में उछाल दिया। फिर उसने एक आह भरी और कहना शुरू किया, विज्ञान, हाँ मुझे मालूम है, किताबें अगर वे अमेरिका के बारे में अच्छी बातें करती हैं तो वे उपयोगी है। मेरा विचार है कि ये कभी लोग जो किताबें विताबें लिखते हैं बहुत कम पैसा बना पाते हैं। ऐसे देश में जहां हर कोई अपने धंधे में लगा हुआ है, किताबें पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, ये कभी लोग गुस्से में आ जाते हैं कि कोई उनकी किताबें नहीं खरीदता। सरकार को लेखकों को ठीक ठाक पैसा देना चाहिए। बढ़िया खाया पिया आदमी हमेशा खुश और दयालु होता है। अगर अमेरिका के बारे में किताबें वाकई जरूरी है तो अच्छा कवियों को भाई हमेशा भाड़े पर लगाया जाना चाहिए और अमेरिका की जरूरत की किताबें बनाई जानी चाहिए। और क्या, ज्ञान की आपकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है, मैंने विचार करते हुए कहा। उसने आंखें बंद की और विचारों में खो गया। फिर आंखें खोलकर उसने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया, हाँ हाँ, अध्यापक और दार्शनिक, यह भी विज्ञान होता है। मैं जानता हूँ, प्रोफेसर, दाइयाँ, दांतों के डॉक्टर, ये सब, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, वे सब जरूरी है। अच्छे विज्ञान को खराब बातें नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन मेरी बेटी के अध्यापक ने एक बार मुझे बताया था कि सामाजिक विज्ञान भी कोई चीज है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी ख्याल से ये नुकसानदेह चीज है। एक समाजशास्त्री अच्छे विज्ञान की रचना नहीं कर सकता। उनका विज्ञान में कोई लेना देना नहीं होता है। एडिसन बना रहा है ऐसा विज्ञान जो उपयोगी है। फोनोग्राफ और सिनेमा, यह उपयोगी है। लेकिन विज्ञान की इतनी सारी किताबें, ये तो हद है। लोगों को उन किताबों को नहीं पढ़नी चाहिए जिससे उनकी दिमाग में संदेह पैदा होने लगे। इस धरती पर सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए और उस सब को किताबों के साथ नहीं गड़बड़ाया जाना चाहिए। मैं खड़ा हो गया। अच्छा, तो आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा, लेकिन शायद यूं कि अब मैं जा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि करोड़पति होने का मतलब क्या है? उसे हिचकियां आने लगी और वह अपने पैर पटकने लगा। शायद यह उसके हंसने का तरीका था। यह एक आदत होती है। जब उसकी सांस आई तो वह जोर से बोला। आदत क्या होती है? मैंने सवाल किया। करोड़पति होना एक आदत होती है भाई। तो आप समझते हैं कि सारे आवारा, नशोड़ी और करोड़पति एक ही तरह की लोग होते हैं? गुस्से से उसने आग बबूला हो गया और बोलने लगा कि मेरी ख्याल से तुम्हारी परवरिश ठीक ठाक नहीं हुई है। अलविदा, मैंने कहा। वह विनम्रता के साथ मुझे पोर्च तक छोड़ने आया और सीढ़ियों के ऊपर अपनी जूतों को देखता खड़ा रहा। उसके घर के आगे एक लॉन था जिस पर बढ़िया छटी हुई घनी घास थी। मैं यह विचार करता हुआ लॉन पर चला रहा था कि शुक्र है मुझे इस आदमी से फिर कभी नहीं मिलना पड़ेगा। तभी मुझे
पीछे से आवाज सुनाई दी। सुनिए। मैं पलटा। वह वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था। क्या यूरोप में आपके पास जरूरत से ज्यादा राजा है? उसने धीरे धीरे पूछा। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो हमें उसमें से एक का भी जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं अपने लिए एक दो राजाओं को किराए पर रखने की सोच रहा हूं। वो बोला, आप क्या सोचते हैं? लेकिन किस लिए? बड़ा मजेदार रहेगा। मैं उन्हें आदेश दूंगा कि वे यहाँ पर मुक्केबाजी करके दिखाएं। उसने लॉन की तरफ इशारा किया और पूछताछ के लहजे में बोला, हर रोज 1 से 1:30 बजे तक कैसा रहेगा? दोपहर के खाने के बाद कुछ देर कला के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया। वह ईमानदारी से बोल रहा था और मुझे लगा कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस काम के लिए राजा ही क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, उसने समझाया। लेकिन राजाओं को तो खुद दूसरों को आदेश देने की आदत पड़ी होती है। इतना कहकर मैं चल दिया। सुनिए तो, उसने मुझे फिर से पुकारा। 3 महीने के लिए 2 राजाओं को 1 से 1:30 बजे तक मुक्केबाजी करवाने में कितना खर्च आएगा आपके विचार से? अरे बस बस मोदी जी, अरे कहानी को यहीं पर खत्म करिए भाई। अरे भाई, अरे अंगूर खाने को नहीं मिलने से बोलते हैं कि भाई अंगूर खट्टा चीज है भाई, और उसे खाओगे क्या? अरे जोगी जी, अरे सब्र करो सब्र करो। अरे जब हम हैं तो क्या गम है भाई। अरे मैं अमिताभ बच्चन जी को खत लिख के बोल दिया हूँ भाई कि हम सब भाई लोगों को जल्द से जल्द कौन बनेगा करोड़पति में बुलाए। और भाई लोगों, आज के लिए स्टोरी को यहीं पर खत्म करते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरे साथ वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद।